हमारी हेल्प करने वाले हमारे खास एक्सपर्ट अविनाश गोकलानी जी, पर उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हमारे साथ और भी एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले अविनाश जी से एक बार मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं कि बाजार में कहाँ है मौका खरीदारी करने का। निफ्टी, बैंक निफ्टी में इस टाइम पे हमें क्या स्ट्रैटेजी बना के चलनी चाहिए। अविनाश सर, कैसा लग रहा है मार्केट? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं धीरे धीरे करके अब जैसे जैसे फेस्टिव सीजन हम अप्रोच कर रहे हैं, हमें उम्मीद थी कि फेस्टिव सीजन में हमें एक अच्छा खासा बाजार के अंदर बूस्ट देखने को मिलेगा, एक उम्मीदें थी सबकी बाजार से, लेकिन जो ये इजराइल हमास के बीच में वॉर हो गया है, उसने कहीं ना कहीं एक बीच में रुकावट डाल दी है कि बाजार का हमें जो लेवल देखने को, हम जो सोच रहे थे कि फेस्टिव सीजन में अक्टूबर एंड तक या नवंबर मिड वीक तक हमें देखने को मिलेगा, वो ऐसा ना हो। मैम, जो लास्ट वीक हम जब ये शो पे थे, हमारा ये व्यू था कि मार्केट एक रेंज बाउंड में है और ये जो वॉर है, ये अगर दूसरे प्लेयर्स या दूसरी कंट्रीज अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा मार्केट के लिए। और हम जो देख रहे हैं ऐसा ही हो रहा है। वी आर मतलब एक नए नए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं डेली, ईरान की तरफ से, कतार की तरफ से, और सामने जी अमेरिका ने भी अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं। तो अगर किसी अमेरिका ने अगर वो कैरियर भेजे हैं तो दे उनके असेसमेंट में ये सिचुएशन थोड़ी सीरियस है और वही मार्केट जी उसको डिस्काउंट कर रहा है कि ये मैटर इतना जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला है और ये हो सकता है थोड़ा बड़ा अंडरकरंट बन जाए मिडल ईस्ट में। तो उसी को लेके वो जी मार्केट थोड़ा, इंडियन मार्केट थोड़ा शांत है। ऑफ कोर्स वर्ल्ड मार्केट में थोड़ा नेगेटिव है। उधर जी दूसरे इश्यूज भी हैं जो इंटरेस्ट रेट के हैं, और बिकॉज ये जो सिचुएशन है इसकी वजह से क्रूड वापस हाई पे चला गया है, $91 $92 पे, और DXY भी ऊपर जा रहा है। तो उसके हिसाब से थोड़ा वहाँ पे मार्केट और ख़राब हो रहा है। जी इंडियन मार्केट एक तो रेंज बाउंड है, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है, अभी भी वो रेंज में ही है। बट हमारा व्यू ये है कि अगर ये 43,800 अगर टूटता है, यहाँ से 400-500 पॉइंट है, दैट इज ऑलमोस्ट 1%, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर वो 43,800 का लेवल तोड़ता है, एक बेरिश पैटर्न कंफर्म हो जाएगा बैंक निफ्टी में। और हो सकता है कि 2-3 हज़ार पॉइंट पे नीचे बैंक निफ्टी नीचे आ जाए। हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक का रिजल्ट आ गया, उसके बाद भी कुछ उस पर इफेक्ट जी नहीं आया है। तो हैवी वेट तो HDFC बैंक और ICICI बैंक ही है। तो अगर उनके रिजल्ट से भी अगर हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम लोग एक नीचे का लेवल हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी फिर भी सपोर्ट जी कर रहा है बिकॉज ऑफ अदर सेक्टर्स, लेकिन अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा खराब आया तो निफ्टी भी थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, वापस 19,300 19,400 के लेवल पे हम जा सकते हैं। जी सर, हम मान सकते हैं कि अगर निफ्टी नीचे आता है 19,300 के लेवल पे, तो हमें एक डिप के टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिली है नई बाइंग इनिशिएट करने की। हाँ मैम, मेरे हिसाब से जो अगर हमको नीचे मिलता है 19,300 19,400 के लेवल पे, तो स्टैगर्ड जी बाइंग कर सकते हैं। और एक दूसरा, एक वहाँ पे उस लेवल पे एक बार फिर से व्यू देखना पड़ेगा कि वापस क्या न्यूज़ आ रही हैं, क्या वहाँ पे रीजनल बैंक्स जो अमेरिका में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उधर की नहीं हो रही है, बिकॉज उनका लॉसेस बॉन्ड पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा है। और उसके हिसाब से उनको फंड कहाँ से मिलेगा, क्या फेड उनको फंड देगी, कैपिटल इन्फ्यूजन आएगा, वो एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स है। और साथ में ही ये वॉर किधर एस्केलेट हो रहा है वो भी देखना है, बिकॉज आज जो बाइडन का भी उधर विजिट है, उसके उन्होंने जॉर्डन का विजिट कैंसिल कर दिया बिकॉज कल थोड़ा और अटैक हॉस्पिटल्स पे हो गया था। तो अब जी ये सिचुएशन कहाँ टेंस हो रही है, कितना टेंस हो रही है, उसके ऊपर ही व्यू लेवे तो बेटर है। बिकॉज 19,300 का लेवल टूटेगा तो फिर इट कैन गो अप टू 18,800 लेवल ऑल्सो। जी ठीक है, तो बाजार के ऊपर राय ले ली है सर। जैसे कि हम एफआईएस को देखें, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, कल का अगर हम डेटा देखें इनका 17 अक्टूबर का, तो जो बाइंग है और जो सेलिंग वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही रेंज की है। तो जो नेट वैल्यू आई है एफआईएस की तरफ से वो 360 सॉरी 260 करोड़ की आई है। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि बीच में खबरें भी आ रही थी कि जो एफआईएस है, अब उनका जो बिकवाली का सिलसिला है उस पर एक रोक लगने वाली है। जो फेस्टिव सीजन में हमें हमारे बाजार में हमें एक रौनक देखने को मिल सकती है कि वो उस रैली को मिस ना कर दे, इसलिए अब एफआईएस जो है, काफी सारी रिपोर्ट्स थी, तो वो अब सेलिंग करना छोड़ देंगे। अब वो वापस से अपने बाइंग मोड में आ जाएंगे।
लेकिन वो बाइंग मोड अभी सही तरीके से दिख नहीं रहा है बाजार के अंदर। ऐसा क्यों? कि क्या वो भी डरे हुए हैं मार्केट से? क्या वो भी अपनी पोजीशन को इस टाइम पे ऑफलोड कर रहे हैं? क्या वो भी इस टाइम पे मार्केट से थोड़ा दूर बैठ के सिर्फ वेट एंड वॉच का ही इस टाइम पे मोड अपना के बैठे हैं? मैम इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। पहली बात कि अगर इंडियन मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है एक्चुअली में। जब चाइना रीओपन हो रहा था तो उनका लास्ट ईयर यही व्यू था कि इंडियन मार्केट सेल करो और चाइनीज मार्केट बाय करो, बिकॉज रीबाउंड जी। में उनको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। बट वो ट्रेड पूरा गलत हो गया। तो अब वो जो लॉसेस है उनको कवर करने के लिए जहाँ प्रॉफिट है वहाँ थोड़ा बहुत बुकिंग कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी जी। चीज कि वहाँ पे जो 10 ईयर जीसेक है वो 4.8 4.9 हो गया है, वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, रिस्क फ्री रिटर्न ही उतना ज़्यादा हो गया है। तो ऑफ कोर्स पैसा उधर वापस जाएगा ही। अब क्योंकि वहाँ पे आपको अगर रिस्क फ्री 5% मिल रहा है तो आप इंडियन मार्केट्स में एक्सपोजर नहीं लोगे, उतना उनको रिडम्पशन आएगा वहाँ से। तीसरा प्रॉब्लम है DXY बढ़ रहा है। DXY बढ़ने से हमारा करेंसी 83 84 की तरफ जाएगा, तो वो उनका रिटर्न ईट अप करेगा, उनका डॉलर रिटर्न्स कम हो जाएंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जिसकी वजह से वो पहले से सेलिंग कर रहे हैं। बिकॉज अगर ये जियोपॉलिटिकल रिस्क भी बढ़ेगा तो हो सकता है USD 85 तक चला जाए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो लोग वहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। और ये जी। काफ़ी सारा जो पैसा है वो वहाँ के म्यूचुअल फंड्स और वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और वहाँ पे जब एक कॉमन इंडिविजुअल को अगर है ना रीपेमेंट्स काफ़ी हैवी आएंगे तो वो लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट रिडम्पशन करेंगे। तो थोड़ा बहुत वहाँ से भी उधर से भी प्रेशर आ सकता है। तो इट्स अ मल्टीपल फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहा है। वहाँ से थोड़ा बहुत हमको सेलिंग ही दिखना मिल रहा है। जी। ठीक है। तो ओवरऑल बाजार के ऊपर अविनाश सर से हमने राय ले ली है। जो एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू मेंटेन है उसके ऊपर भी राय ले ली। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे अगले खास मेहमान सुहास फ्रूटवाला जी, एक बार उनका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, बाजार का हाल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक रेंज बाउंड बाजार चल रहा है। मतलब ऐसा कुछ गिरावट भी नहीं आई है, लेकिन फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है बाजार से कि हाँ हमें अच्छे कोई पॉजिटिव जो है इंडिकेशन दे रहा है बाजार। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सपाट शुरुआत हो रही है और इसी रेंज में करीबन बाजार क्लोज हो जा रहा है। इस टाइम पे क्या करना चाहिए? जैसे कि हम देखें, जो हॉस्पिटल के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है उससे जो बाइडन है वो भी काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। वो भी अब नए नए फैसले लेने जा रहे हैं। अगर उसके अलावा कोई खबर देखें तो करीबन 500 लोगों की मौत हो गई है, उसकी भी खबर आ रही है जो हॉस्पिटल में एयर स्ट्राइक हुआ है। उससे क्या लगता है कि बाजार का हाल अब हमें कोई बिगड़ता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में? देखो सर, ये मैडम ये न्यूज़ तो बहुत बुरी है कि ऑलमोस्ट 500 पीपल डाइड इन हॉस्पिटल अटैक। बट एक्चुअली जी। फैक्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि इट इज किसके द्वारा ये किया गया है। इट इज नॉट क्लियर येट, राइट। जी। किसी ने बोला भी नहीं है कि, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई है कि भाई क्या हुआ। तो पिक्चर इज नॉट क्लियर येट। तो वहां क्या हुआ है क्या नहीं, स्टिल इज नॉट क्लियर। और ये एक बुरा सेंटिमेंट क्रिएट कर सकता है। और अविनाश जी के साथ मैं टोटली एग्री करता हूँ कि ग्लोबल जब भी ऐसी चीजें होती है वो प्रेशर क्रिएट करता है क्रूड के ऊपर, प्रेशर क्रिएट करता है USD INR के ऊपर, राइट ना। तो जी। कहीं ना कहीं इसी वजह से मार्केट जो है वो रेंज बाउंड मूव में फंसा हुआ है, बट इतना जोरों जी। से गिर नहीं रहा। तो अगर मेरा तो स्टिल इंटेक ही है, कोई भी अगर गिरावट आए तो उसको अपॉर्चुनिटी कंसीडर करिए, राइट मैम। जी। जी। ठीक है। तो सर ने बता दिया है कि बाजार में किस तरह से काम करना चाहिए। सर, सेक्टर वाइज अगर नजर डाली जाए आज, तो आज ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्टर्स जो है वो लाल निशान पे हैं। जो मीडिया सेक्टर है और मेटल सीमेंट सेक्टर के अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो पावर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, ऑयल एंड गैस हो, सब में एक हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस टाइम पे किस सेक्टर में हमें अपनी नजर बना के रखनी चाहिए? देखिए मीडिया सेक्टर पॉजिटिव रहेगा वर्ल्ड कप इम्पैक्ट की वजह से, राइट। और जी। फेस्टिवल सीजन भी आते हैं। तो अभी जी। मुझे तो IT सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मुझे स्टॉक ये सेक्टर बॉटम आउट दिख रहा है, राइट। तो अच्छे अच्छे IT सेक्टर है, जैसे इंफोसिस, TCS है, स्टॉक में हमको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। हर गिरावट के ऊपर खरीदी करनी चाहिए, बट पेशेंस जी। के साथ। इसमें कोई ड्रास्टिकल चेंज नहीं आएगा, ये 1-2 साल लगेगा, लेकिन एक बार अपवर्ड जर्नी शुरू की तो ये रुकेगा नहीं।
और ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है, तो हर करेक्शन मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। टीसीएस का बाईबैक भी आ रहा है। हाँ, वो एलएनटी जितना सक्सेसफुल नहीं होगा, एलएनटी जितना एक्सेप्टेंस रेशियो नहीं होगा, बट एलएनटी ऐसी कंपनी है जो बार बार बाईबैक नहीं लाती और कैश रिस्क कंपनी है। टीसीएस भी कैश रिस्क कंपनी है, बट आईटी कंपनी बार बार बाईबैक लाती है, तो उनका एक्सेप्टेंस रेशियो इतना ज्यादा नहीं होगा, 10-20% गुड एक्सेप्टेंस रेशियो। तो मैं चाहता हूं कि टीसीएस को एटलीस्ट बाईबैक के नजरिए से बाय करे और जो शेयर बचे उसको भी इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करे। एंड आईटी सेक्टर अच्छा है मेरे लिए मैक्सिमम। जी ठीक है, तो आईटी सेक्टर में इस टाइम पे नजर बना के रखनी चाहिए। अविनाश सर, आपका क्या टेक है इसमें सेक्टर वाइज? सेक्टर वाइज मैम, एक तो आईटी सेक्टर तो हमारा लास्ट 2 वीक से हमने उस पर बाई दिया हुआ है। 2 वीक्स पहले टीसीएस पे भी हमने आप ही के शो में बाई भी दिया था, उसका टारगेट 1 भी अचीव हो गया था। टारगेट 2 ओपन है 3800 का, मेरे ख्याल से बाईबैक है तो उसका सपोर्ट मिलेगा तो शायद चला जाएगा उधर। उसके अलावा स्टील और कमोडिटीज़ पे हमको एक बुलिश व्यू लग रहा है, और माइनिंग कंपनीज पे भी हम बुलिश हैं। 2-3 माइनिंग कंपनीज हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में थी जो काफ़ी अच्छी चली है लास्ट 2-3 महीने में, उसमें ही हम पोजीशन फिलहाल होल्ड कर रहे हैं। उसके अलावा थोड़ा बहुत ऑटो अच्छा लग रहा है हमें। जी ठीक है, तो आईटी और ऑटो इन दोनों सेक्टर पे आप भी अपनी नजर बना के रख सकते हैं। आने वाले टाइम पे आपको ये अच्छा खासा एक मूवमेंट दिखा सकती है। ओवरऑल मार्केट के ऊपर पूरी की पूरी जानकारी ले ली है, अब चलते हैं